Good morning. Today is the 5th April. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here. That is more than a subject. And as in this chapter we are discussing a lot of things, a lot of information I am giving you on this platform. It is useful for you or not, please write down in the comment box. Comment box में ज़रूर लिखिएगा कि whatever information you are just collecting from here, you are learning from here, that is useful or not, that you are able to understand or not, please write down in the comment box. We are going ahead as usual. I provide you the energy, I just give you the power backup with the very motivational line. See what is the line of today. निंदा और निदा, नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय पा लेते हैं, ठीक है, नींद और निंदा। वैसे तो आपके जो मतलब आपके काम का तो पहला ही वर्ड है, ठीक है, क्योंकि अभी आप इस फेज़ से कम पास हो रहे हो, ये फेज़ कम है आपके लाइफ में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसी पे विक्ट्री लेनी है। नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय पा लेते हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आप पढ़ते रहते होगे, घंटे पढ़ते होगे, उसके बाद मन करता होगा कि सो जाए, क्योंकि इस टाइम आपकी जो रूटीन है वो आप फ्लेक्सिबल है, वो आप चेंज कर सकते हो। लेकिन उसी पे आप डिटरमिन हो जाओ कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपना टारगेट कंप्लीट करना है, तो कंफर्म है आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो विद दिस थॉट, विद दिस मोटिवेशनल कोट, लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं और लेट्स सी व्हाट आर द टॉपिक्स ऑफ टुडे। यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट द ओरल कॉन्ट्रासेप्शन। ओरल कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में मैंने बताया था कि ओरल कॉन्ट्रासेप्शंस क्या होते हैं, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, हाउ दे आर यूज्ड, कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है, एंड व्हाट इज़ देयर मोड ऑफ एक्शन, कैसे एक्शन करते हैं, ठीक, एंड व्हाट इज़ देयर कॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ दे परफॉर्म द एक्शन, इनका एक्शन कैसे होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या होता है, मतलब हार्मोनल कॉम्बिनेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मतलब हाउ दे एक्ट, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। जैसे यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट द डेट चेक, ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, मेनली ये 2 प्रिंसिपल हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्शन के। देन वी डिस्कस्ड अबाउट इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स, इंजेक्शन और इम्प्लांट, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट पिल्स हैज़ टू बी टेकन at the मतलब daily 1 to 20 days daily, and then there will be a gap of 7 days, means the female has to remember the cycle of the pill, ठीक है। then I told you another pill that is known as Saheli, that has to be taken once a week, clear, means they have to just remember the cycle of the pill. तो over the oral contraception there are another method that is known as injections or implants, which is having the advantage, actually the combination, whatever hormonal combination of the oral contraceptions are there, the same combination of the injections or implants are here, but their mode of action means, if the principle, we talk about the principle is also same, but only one advantage is there, that once a injection or implants is used, there is no need to remember the cycle of the pill, clear है, ठीक है, because once it is fitted, it is applied in the skin, then no need to take any other contraception, any other contraceptive method cannot be used, clear, it is sufficient, ठीक है। तो ये क्या है, इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स की क्या है एडवांटेज है ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस पे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने कल बताया था आपको कि इम्प्लांट्स क्या होते हैं। इम्प्लांट्स 6 मैच स्टिक की तरह ऐसे डिवाइसेस होती है और इनको हम स्किन में इम्प्लांट कर देते हैं, और मेनली हम कहाँ की स्किन को यूज़ करते हैं, एल्बो की स्किन को यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ सर्जरी करना ईजी है, ठीक है। एल्बो के पीछे के साइड में हम उसकी स्किन में इसको फिट कर देते हैं, ठीक है। और जब ये फिट होती है तो इसमें क्या होता है, दे हार्मोनल कॉम्बिनेशन होता है और वो हार्मोन सेक्रीट होता रहता है ब्लड में, एंड इट आल्सो चेक्स द ओव्यूलेशन एंड द इम्प्लांटेशन। तो इफ़ेक्टिव भी है, ठीक है, और पिल्स लेने की नीड भी नहीं है, ठीक है। तो पिल की साइकिल से अगर एनी फीमेल गेट रिड ऑफ द साइकिल ऑफ द पिल, देन दे कैन यूज़ द व्हाट, इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स, ठीक है। तो ये हमने कल डिस्कस किया था यहाँ तक। नाउ वी आर मूविंग अहेड, आगे की तरफ चल रहे हैं। देखो अप टू हियर दीज ऑल आर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जहाँ अब तक ये हमने उन्हें जितनी भी चीज़ें पढ़ी, जितने भी टर्म्स पढ़े, दे ऑल हेल्प इन द कॉन्ट्रासेप्शन, वो कॉन्ट्रासेप्शन में हेल्प करते हैं। Now we are going to study, yesterday I told you about the emergency also, emergency contraception भी बता दिया था। Now moving ahead, and the next topic is surgical method. Surgical method means as the name suggests, you are able to understand that there will be any surgery, कोई ना कोई सर्जरी होगी, ठीक है, and because of that surgery there will be a blocking of the gamete,
गैमीट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने देखो एक फिगर भी लगा दिया है। अब यहाँ पे देखो, आई थिंक यू रिमेंबर दिस डायग्राम, ठीक है। दिस इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दिस इज़ वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो इस डायग्राम में क्या हुआ है, वास डिफरेंस इज कट, वास डिफरेंस को कट कर दिया गया है और उसको टाई कर दिया गया है, ठीक है। वास डिफरेंस क्या करती है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द वास डिफरेंस, इट कैरी द स्पर्म फ्रॉम द testis is carry the sperm. So if it is cut and it is tied, then the sperm can travel move मतलब travel further, वो आगे की तरफ मूव करेगा, नहीं मूव करेगा, मीन्स इन द इजेकुलेशन देयर विल बी नो स्पर्म, स्पर्म नहीं जाएगा, समझ में आया, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द कटिंग ऑफ द वास डिफरेंस एंड टाइंग देम देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ द गैमीट, स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म का फॉर्मेशन तो हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन उसका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो दिस मेथड इज़ नोन एज वैसेक्टोमी इन द बायोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी वेर एवर यू आर हैविंग टॉमी वर्ड, टॉमी मतलब डॉग नहीं होता, यहाँ पे टॉमी का मतलब यहाँ पे है सर्जरी। जैसे आप अभी वैसेक्टोमी पढ़ोगे, फिर अभी आप ट्यूबेक्टोमी पढ़ोगे, एक होता है हिस्टेरेक्टोमी, उसमें यूट्रस को ही रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो देखो लास्ट में क्या आ रहा है, टॉमी वर्ड आ रहा है, और पहले क्या आ रहा है, वैसेक्टोमी, तो वास इससे रिलेट कर लोगे कि VAS कहाँ पे आता है, वास डिफरेंस में आता है। तो व्हाट इज़ कट एंड टाइड आउट, दैट इज़ वास डिफरेंस, क्लियर। तो आपको हमेशा याद रहेगा कि वास डिफरेंस इज़ वैसेक्टोमी इज़ द सर्जिकल मेथड विच इज़ यूज इन द केस ऑफ मेल, और इसमें क्या करते हैं हम, इसको कट करके उसको टाई कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, देयर विल बी नो ट्रांसफ़र ऑफ द स्पर्म, स्पर्म का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, समझ में आया। एक्चुअली इन मेथड को स्टेरलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं, आजकल ये आप टर्म बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, स्टेरलाइज करना, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट आपने सुना है ना, स्टेरलाइज का मतलब यहाँ पे ये क्या है कि किसी भी चीज़ को रिप्रोड्यूस होने से रोकना, स्टेरलाइजेशन। तो स्टेराइल मतलब क्या होता है, इफ़ एनी पर्सन इज़ देयर हु इज़ नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, ही इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस द चाइल्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो पर्सन क्या हो गया, स्टेरलाइज हो गया। जैसे आप कभी हॉस्पिटल में गए होगे और यू गॉट वन वुंड, अगर आपको कोई घाव हो गया होगा तो डॉक्टर से सुना होगा कि इसको स्टेरलाइज कर दो, तो आपको स्टेरलाइज करने की बात नहीं हो रही है, उस वुंड को स्टेरलाइज या किसी इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज करना। स्टेरलाइज का मतलब वहाँ पे क्या हो गया कि किसको स्टेरलाइज कर रहे हैं, माइक्रोब को। तो वहाँ पे जो माइक्रोब हैं, मतलब जो बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, उनको केमिकल डाल के उनको स्टेरलाइज करते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ ना होने पाए, वो आगे मल्टीप्लिकेशन ना करने पाए, समझ में आए। यहाँ पे क्या है कि इफ़ द एनी सर्जिकल मेथड अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि नाउ दे आर नॉट गोइंग टू हैव द चाइल्ड एवर। अब वो क्योंकि गैमीट्स ही ब्लॉक हो गए, अब गैमीट का तो ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा है, और ये सर्जिकल मेथड है, तो ये नॉन रिवर्सिबल मेथड है, ये एक तरह का क्या है, नॉन रिवर्सिबल मेथड है, परमानेंट मेथड है। दैट्स वाई द सर्जिकल मेथड कैन नॉट बी कंसीडर्ड अंडर द कॉन्ट्रासेप्शन, क्योंकि आपने पढ़ा था कि कॉन्ट्रासेप्शन का जो आइडियल फीचर है उसमें क्या होता है, रिवर्सिबल होना चाहिए। वेन एवर द कपल वॉन्ट्स द चाइल्ड दे कैन हैव द चाइल्ड, दैट इज़ नोन एज कॉन्ट्रासेप्शन। दैट्स वाई सर्जिकल मेथड आर द परमानेंट मेथड, ये परमानेंट मेथड है, समझ में आया, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द मेथड ऑफ स्टेरलाइजेशन, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेरलाइजेशन बोलते हैं। क्योंकि इसके पहले जितने भी अभी आपने मेथड पढ़े हो, ठीक है, उसमें क्या था कि गैमीट्स का फॉर्मेशन होता था, गैमीट का ट्रांसफ़र भी होता था, बस उसको केवल ब्लॉक किया जाता था, उसको किल किया जाता था, ठीक है, इम्प्लांटेशन को रोक लिया जाता था, ठीक है, बट गैमीट के ट्रांसफ़र को या गैमीट को ब्लॉक नहीं किया जाता था, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से सर्जिकल मेथड इसीलिए क्या है, परमानेंट मेथड है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेरलाइजेशन, ठीक है। और इन द मेल व्हाट इज़ देयर, ट्यूबेक्टोमी इज़ देयर, एंड इन द फीमेल in the male vasectomy is there and in the female tubectomy is there, क्लियर। देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया। फैलोपियन ट्यूब इज कट एंड टाइड, टाई इसलिए कर दिया रहा है क्योंकि देखो कोई भी टिश्यू अगर आपने कट कर दिया और उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो आपको पता है जो टिश्यू है वो रीजनरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये टिश्यू क्या हो जाएंगे, रीजनरेट हो जाएंगे, फिर से मिल जाएंगे। कई सारे ऐसे केसेस, कभी कभी ऐसे न्यूज़पेपर में ऐसे आर्टिकल्स आते हैं कि जब फीमेल की ट्यूबेक्टोमी हुआ था, ठीक है, शी हैज़ अंडरगॉन द ट्यूबेक्टोमी एंड आफ्टर ऑल, मतलब उसके बाद भी शी कंसीव, ठीक है, कंसीव कर लिया, क्यों, क्योंकि वहाँ पे उसका सही से सर्जरी नहीं हुई थी और वो गैमीट क्या हो गया था, ट्रांसफ़र हो गया था, ठीक है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट इट शुड बी डन बाय द एक्सपर्टीज डॉक्टर्स और नर्सेस, ठीक है, और उनको सर्विलांस मतलब उनको प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए,
ठीक है। और अगर यहाँ पे नहीं होगा तो इससे इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, ये सेप्टिस भी हो सकता है, मतलब इससे इन्फेक्शन भी हो सकता है और पर्सन की डेथ भी हो सकती है अगर ये प्रॉपर परफॉर्म ना किया गया तो यहाँ पे देखो स्मॉल पोर्शन ऑफ पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज़ रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसीजन इन द एब्डोमेन थ्रू द वेजाइना, मतलब ये यहीं से ऐसे लेके जाते हैं और ऐसे कट कर देते हैं, फिर इसको क्या कर देते हैं, टाई कर देते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये दोनों मेथड क्या थे, सर्जिकल मेथड थे, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी कहाँ परफॉर्म किया जाएगा, इन द फीमेल, एंड वैसेक्टोमी इन द मेल। क्लियर है, बट आई टोल्ड यू दिस इज़ अ परमानेंट मेथड, ये परमानेंट मेथड है, ठीक है। और आपने बहुत ज़्यादा ये केसेस सुने होंगे कि मोस्टली फीमेल ही ये मेथड में, मतलब इस मेथड में इन्वॉल्व होती हैं, आपने मेल को बहुत कम ही सुना होगा, ठीक है। दिस इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन इन आवर सोसाइटी, ये हमारे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है कि द फीमेल में क्या हो रहा है, फीमेल में तो 50 और 55 ईयर के बाद देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ गमीन, देन दे अंडरगो द ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। और मेल में बहुत ही कम सुनने में आता है कि मेल हैज़ अंडरगॉन द वैसेक्टोमी। क्लियर है। एक और होता है जिसमें हम यूट्रस को ही रिमूव कर देते हैं, रिमूवल ऑफ यूटेरस, ठीक है। देखो रिमूवल ऑफ यूट्रस टेक प्लेस इन द केस ऑफ कैंसर और इन द केस ऑफ एनी अदर डिजीज़, ठीक है। अगर यूट्रस से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो गई तो ऐसी कंडीशन में हम यूट्रस को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। यूट्रस को रिमूव करना मतलब एक तो है देयर विल बी नो साइट, कोई साइट ही नहीं रह जाएगी फॉर द इम्प्लांटेशन, इसी को बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरेक्ट, ठीक है। ये स्पेलिंग याद कर लो, बाकी TOMY लगा देना। तो हिस्टेरेक्टोमी मतलब क्या हो गया, किसको रिमूव करना हो गया, यूटरस को। तो रिमूवल ऑफ यूटरस इज़ नोन एज हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है। ये भी टर्म आपको पता लग गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। देखो बहुत सारे इल इफेक्ट्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के, दो शुड नॉट बी इग्नोर्ड, जिनको इग्नोर नहीं होना चाहिए, जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। वैसे तो इल इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था बैरियर मेथड में इल इफेक्ट्स बहुत ही कम है, साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम है, ठीक है। लेकिन फिर भी अदर जो मेथड हैं, मतलब एक्सेप्ट ऑफ दैट बैरियर मेथड, ठीक है, उनके अलावा जो मेथड है उसमें कुछ इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, मतलब इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, ऐसा नहीं कि हमेशा इल इफेक्ट्स ही आएंगे, लेकिन हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके सिम्टम्स क्या हैं, नोजिया मतलब वॉमिटिंग होना, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, ठीक है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ब्रेस्ट कैंसर। तो अगर ये सिम्टम कोई भी आ रहे हैं तो इनको इग्नोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुरंत जो है वो डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए, कोई ना कोई आपके बॉडी में, मतलब किसी की भी बॉडी में ऐसा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ द यूजिंग ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। क्लियर है। तो ये मैंने कुछ इल इफेक्ट्स यहाँ पे आपको बता दिए कि इल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। क्लियर। अब देखो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो ये डिस्कस किया कि बिफोर इम्प्लांटेशन ना होने पाए, इम्प्लांटेशन को रोक देना, ठीक है, फर्टिलाइजेशन को रोकना, मींस कंसीव ना होने पाए। लेकिन अब मान लो कोई कंडीशन ऐसी आ गई, लेट मी टेक अ ब्लैंक स्लाइड देन आई विल टेल यू। देखो अब कोई कंडीशन ऐसी आ गई, एक कंडीशन ऐसी आ गई कि द प्रेगनेंसी टेक प्लेस, अगर प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, प्रेगनेंसी टेक प्लेस एंड द फीमेल डू नॉट वांट गेट रिड ऑफ दिस प्रेगनेंसी, ठीक है। अभी तक क्या था कि इम्प्लांटेशन कोई नहीं होने दे रहा था, ठीक है, गेमीट के ट्रांसफ़र को रोक दिया जा रहा था, फ्यूज़न को रोक दिया जा रहा था। लेकिन अब मान लो अगर प्रेगनेंसी हो गई, मतलब कंसीव हो गया, ठीक है, क्लियर, देन व्हाट द मेथड कैन बी यूज्ड, तब कौन से मेथड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया नहीं है कि कंडीशन कौन सी चाहिए होगी कि प्रेगनेंसी टुक प्लेस, प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी मतलब इम्प्लांटेशन हो गया। Then after the implantation, if anybody want to get rid of pregnancy, then what are the methods we can use? Then there is another method is used that is known as MTP, that is known as medical termination of the pregnancy, ठीक है, this is known as medical termination of pregnancy, the full form of MTP. This is also known as abortion, इसी को हम abortion बोलते हैं। आपने बहुत सारी मूवीज़ में सुना होगा कि मिशन अबॉर्ट कर दो, ठीक है, अबॉर्ट मतलब मिशन को ख़त्म कर दो, मिशन को वहीं पे रोक दो, ख़त्म कर दो, ठीक है। तो अबॉर्ट मतलब वही उसी से बना एबॉर्शन यहाँ पे, ठीक है। तो एबॉर्शन इज़ व्हाट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इफ़, और ये इंटेंशनली होना चाहिए, वॉलंटरी टर्मिनेशन होना चाहिए, मतलब किसी को फोर्स नहीं कर सकते हम, ठीक है। इफ़ एनी फीमेल इज़ देयर और तो दोज कैन नॉट बी फोर्स टू टर्मिनेट देयर प्रेगनेंसी, इट इज़ अप टू द फीमेल, इट इज़ अप टू द मेडिकल कंडीशन, ठीक है। समटाइम द
फीमेल वांट बट देयर इज़ नो मेडिकल कंडीशन, मेडिकल कंडीशन गुड नहीं है, ठीक है, नो मेडिकल कंडीशन, जो मेडिकल कंडीशन है, ठीक है, मेडिकल कंडीशन ऑफ द फीमेल इज़ नॉट गुड, मीन्स इफ़ शी विल कंटिन्यू द प्रेगनेंसी देन इट कैन बी फैटल। एक वर्ड आप समझ लो आज बायोलॉजी में, फैटल, फैटल या फैटेलिटी। अभी आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे तो उसमें भी ये टर्म बहुत आता है, फैटल या फैटेलिटी। मतलब क्या होता है, इफ़ द डेथ कॉज्ड बाई एनी डिजीज़, ठीक है, किसी डिजीज़ से अगर कोई इन्फेक्शन से अगर किसी को डिजीज़ हो जाए, सॉरी डेथ हो जाए, तो उसको बोलते हैं फैटल। तो वो डिजीज़ क्या है, फैटल है, और इसी को बोलते हैं फैटेलिटी। क्लियर है। तो आपको मैंने क्या बताया कि इफ़ इंटेंशनल तो होना चाहिए कि इंटेंशनली शी वांट टू गेट रिड ऑफ, और अगर वो इंटेंशनली नहीं भी है तो किस बिहाफ पे हम उसको रिमूव करेंगे, किस बिहाफ पे इस प्रैक्टिस को परफॉर्म किया जाएगा। इन द केस ऑफ द मेडिकल कंडीशन, मीन्स द मेडिकल कंडीशन और द हेल्थ कंडीशन ऑफ दैट वीमेन इज़ नॉट गुड, ठीक है। इफ़ शी विल कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, अगर वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी देन इट कैन बी फैटल, वो उसकी डेथ काज कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में द डॉक्टर्स परफॉर्म विच प्रोसेस दैट इज़ नोन एज MTP एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज व्हाट, एबॉर्शन, ठीक है। दो इन द इंडिया वी कैन यूज़ MTP टू डिक्रीज़ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को कम करने के लिए। जैसे सपोज़ अगर कोई फैमिली है उसमें 1 या 2 चाइल्ड पहले से ही हैं, ठीक है, और थर्ड चाइल्ड कंसीव हो गया, तो थर्ड चाइल्ड को हम गेट रेड ऑफ करने के लिए वो इंटेंशनली होना चाहिए कि फीमेल चाहती है कि हाँ ठीक है, आई डोंट वांट थर्ड चाइल्ड, देन इन दिस कंडीशन व्हाट कैन बी परफॉर्म, MTP कैन बी परफॉर्म, ठीक है। लेकिन इसका क्या है कि इसको लीगलाइज होना चाहिए, ठीक है। अगर इसको मतलब अगर इसको हमने पूरी तरह से अलाउ कर दिया, मतलब पूरी तरह से लिबर्टी दे दी इस मेथड को, तब क्या होगा जो हुआ है इंडिया में। इसीलिए अभी मैं आगे बताऊंगा कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं, ठीक है। तो अदर कंट्रीज़ में MTP को लीगल किया जाए कि ना किया जाए, ठीक है, या किस कंडीशन में इसको लीगल किया जाए, इसके लिए बहुत सारे डिबेट हुए, बहुत सारे वहाँ पे मतलब उसके लिए पॉइंट्स रखे गए कि इसको इस कंडीशन को अलाउ किया जाए कि ना किया जाए, समझ में आए। तो MTP इज़ अ प्रोसेस दैट इज़ हेल्पफुल टू गेट रिड ऑफ द अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड दिस प्रोसेस इज़ परफॉर्म्ड आफ्टर व्हेन द चाइल्ड इज़ कंसीव, जब फीटस कंसीव हो जाता है, प्रेगनेंसी टुक प्लेस, देन दिस प्रैक्टिस इज़ परफॉर्म, तभी इस प्रैक्टिस को हम परफॉर्म करते हैं। और मैंने बताया कि ये परमिटेड मतलब लीगल है कि नहीं है, ठीक है, दिस मेथड इज़ लीगल और नॉट, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे, ठीक है। अभी जैसे उस स्लाइड में मैंने लाइन लिख रखी है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में इस पर डिबेट हुआ कि इसके लिए हम लिबर्टी दें कि ना दें, ठीक है। अगर लिबर्टी दे देंगे तो क्या होगा, इसका मिसयूज़ बढ़ जाएगा। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मिसयूज़ नहीं बढ़ सकता, लेकिन इसका मिसयूज़ हो सकता है। कैसे मिसयूज़ हो सकता है, ठीक है, कि सपोज़ फीमेल वांट मतलब दैट इंटेंशनली शी डज़ नॉट वांट टू गेट रिड ऑफ द प्रेगनेंसी, बट स्टिल शी इज़ फोर्स्ड टू एलिमिनेट, शी इज़ फोर्स्ड टू अबॉर्ट द चाइल्ड, तब वो क्या है, तब वो इलीगल है, ठीक है। तो इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। तो इसके साथ बहुत सारे इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस और सोशल इश्यूज़ भी इन्वॉल्व हैं। इसीलिए इसको देखते हुए जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे इस पर लॉ निकाले, ठीक है। देखो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज़ किया MTP को 1971 में, और लेकिन कुछ कंडीशन लगा दी कि इसका मिसयूज़ ना होने पाए। वो कंडीशन क्या क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। कि वो कंडीशन ये हो सकती है कि अगर वो मतलब फ़ीमेल इंटेंशनली चाहती है, ठीक है, उसकी कंडीशन अगर उसकी हेल्थ कंडीशन पुअर है, ठीक है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ़ीटस की फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद डेथ हो जाती है। फ़ीटल स्टेज में अगर एम्ब्रियो मतलब फ़ीटल की डेथ हो गई, ठीक है, उसकी हेल्थ ख़राब होने के बाद उसकी डेथ हो गई, तो ऐसी कंडीशन में हम MTP के थ्रू ही उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इवेक्यूएट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब इसको देखा कि हाँ ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, तो इसको लीगलाइज़ कर दिया, इसको लीगल कर दिया, लेकिन कुछ कंडीशंस लगा दी। अगर उन कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं तब तो ठीक है। उन कंडीशन को कभी कभी डॉक्टर्स या जो अदर जो क्वैक्स होते हैं, मेडिकल जो क्वैक्स टीम्स होती हैं, तो वो उसको फॉलो नहीं करती, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे करप्शन है, वहाँ पे हमें करप्शन देखने को मिलता है इस फील्ड में, और इसका मिसयूज़ भी होता है, ठीक है। और उस मिसयूज़ को कम करने के लिए ही गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो MTP क्या है, किस केस में MTP होती है, ठीक है, और MTP को लीगलाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके लिए भी कंडीशंस होती हैं, क्योंकि MTP ज़रूरी है कुछ केसेस में, इसीलिए इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, लीगलाइज़ कर दिया। अब देखो लीगलाइज़ तो कर दिया, लेकिन
अब MTP क्या है ये तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। व्हेन नो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज़ यूज्ड एंड फीमेल वांट टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसको हम फीटस को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, या तो सर्जिकली रिमूव करेंगे या तो मेडिकली, मतलब कुछ मेडिसिन की हेल्प से करेंगे या तो सर्जिकली करेंगे। उसके बाद देखो मैंने लिख रखा है वाई MTP ही क्यों, और कोई क्यों नहीं, क्योंकि देखो आपने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ रखा है, लेकिन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन कैन बी परफॉर्म अप टू 72 आवर्स ओनली, ठीक है। अब 72 आवर्स के बाद अगर ऐसी कंडीशन आ गई देन एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कैन नॉट बी एप्लीकेबल ओवर देयर, और कोई प्रैक्टिस यहाँ पे परफॉर्म नहीं की जा सकती एक्सेप्ट ऑफ व्हाट MTP, ओनली MTP इज़ देयर, ठीक है। तो यहाँ पे अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या करना, हटाना, ठीक है, रिमूव करना। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स था, ठीक है, जो भी मतलब जो क्वाइटस था, जो इंटरकोर्स था दैट वाज अनप्रोटेक्टेड, नो कॉन्ट्रासेप्टिव्स वर यूज्ड, ठीक है, और इन द केस ऑफ दिस क्राइम दैट इज़ रेप, ठीक है। तो इफ़ देर इज़ नो कंसेंशुअल मतलब अगर उसमें मतलब एग्री नहीं है, ठीक है, टू हैविंग अ चाइल्ड, अगर कोई कंसेंशुअल नहीं है, दोनों ही दो जैसे मेल फीमेल दोनों पार्टनर होते हैं, दोनों की कंसेंशुअल नहीं है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में MTP कराना बहुत ही मतलब हार्मफुल होगा, ठीक है, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट भी आ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कंटिन्यूएशन में प्रेगनेंसी हो रही है, जैसे सपोज़ जैसे मैंने अभी बताया ना कि 2 चाइल्ड 3 चाइल्ड हैं और कंटिन्यूएशन में प्रेगनेंसी आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो फीमेल की हेल्थ है वो भी पुअर हो सकती है। मैंने आपको रीज़न बताया था ना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, तो वहाँ पे रीज़न क्या बताया था कि डिज़ायरनेस ऑफ मेल चाइल्ड, डिज़ायरनेस होती है मेल चाइल्ड की। अब पता लगा किसी के फैमिली में 3 या 4 गर्ल चाइल्ड हैं, अब उसकी डिज़ायर है कि वो मेल चाइल्ड आए, अब उसके लिए भले ही उसकी जो हेल्थ है, जो वीमेन की हेल्थ है वो पुअर होती चली जाए, लेकिन उसको क्या चाहिए, उसको मेल चाइल्ड चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जो कंटिन्यूएशन है प्रेगनेंसी की दैट कैन बी हार्मफुल, वो हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि MTP क्या है और MTP कैसे परफॉर्म करते हैं। अब ये आगे पढ़ेंगे कि MTP कैसे करते होंगे। अब देखो MTP सेफ़ है कि नहीं है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लीगलाइज़ कर दिया था वो 12 वीक तक लीगल कर दिया था, ठीक है। देखो जब तक फीटस का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट ना हो जाए तब तक अगर MTP परफॉर्म की जा रही है टिल देन इट इज़ ओके, तब तो ठीक है। लेकिन अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर लग गया, सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब आपको मैंने बताया था जो इसके पहले वाले चैप्टर में कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ, सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब अब 3 मंथ मतलब सेकेंड जो फेज़ आ जाएगा वो आ जाएगा। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा रिस्क रहता है इस प्रोसेस का। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में डेथ भी हो सकती है फीमेल की, ठीक है, क्योंकि तो पूरी तरह से जो फीटस है वो लगभग मैच्योर हो चुका है, वो पूरी तरह से इम्प्लांट हो चुका है, इम्प्लांट होने के बाद भी वो पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में MTP करना अनसेफ नहीं रहता, बहुत रिस्कियर रहता है। इसीलिए जो बेस्ट जो टाइम है वो 12 वीक का है। लेकिन अब देखो क्या हुआ, कुछ केसेस मैं बता रहा हूँ, कुछ केसेस आए। एक केस आया जिसमें एक रेप विक्टिम थी, ठीक है, देयर वाज अ रेप विक्टिम, ठीक है, कई साल मतलब आई थिंक 2 या 3 साल पहले ये केस आया था। और अब तो जो नई NCERT, व्हेन यू विल गेट द न्यू NCERT, तो उस नई NCERT में इस पॉइंट को ऐड भी किया गया है। जो पुरानी NCERT उसमें नहीं है, लेकिन जो नई प्रिंटेड NCERT होगी उसमें इस पॉइंट को ऐड किया है। लेकिन मैंने 2 या 3 साल पहले जब स्टूडेंट्स को पढ़ाया था तभी मैंने, क्योंकि न्यूज़पेपर पे ये आ गया था, तो मैंने उनको उनकी बुक में नोट कराया था। तो हुआ क्या था, केस क्या था कि देयर वाज अ रेप विक्टिम, ठीक है। अब उसमें क्या था कि देखो सबसे पहले 12 वीक को अलाउ किया, फिर गवर्नमेंट ने 20 वीक को अलाउ कर दिया था, ठीक है। सबसे पहले 12 वीक तक अलाउ किया, उसके बाद में कितने वीक तक अलाउ कर दिया था, 20 वीक तक। लेकिन इस रेप विक्टिम में क्या था कि इसका जो फीटस था वो 24 वीक्स का हो गया था, ठीक है, मतलब ज़्यादा का हो गया था, 24 वीक्स का हो गया था। और इसकी डेथ हो गई थी, इस फीटस की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, ठीक है, इसकी डेथ हो गई थी। फीटस मतलब यहीं पे क्या हो गया था, मतलब फीटस की डेथ हो गई थी। तो ऐसी कंडीशन में उसकी बॉडी में पॉइजन फैलने के ज़्यादा चांसेस थे। तब क्योंकि डॉक्टर्स को भी अलाउ नहीं होता 12 वीक या 20 वीक के बाद अबॉर्ट करना, ठीक है, दे आर बाउंड टू फॉलो द रूल, उनको वो बाउंड होते हैं, अदरवाइज़ उनके जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में इसने एक इसने एक प्ली लगाई सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट में। तो वहाँ पे क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ
जो एमटीपी के बिल में, मतलब एमटीपी तुम्हें पता है एक लीगलाइज क्योंकि इसको किया गया है, ठीक है, इसके कुछ इलीगल स्टेप्स भी हैं, तो उसको रोकने के लिए एक मतलब जो बिल पास होता है, जो नॉर्म्स लगाए जाते हैं, वो कोर्ट ही लगा सकती है। तो कोर्ट ने अलाउ किया कि ऐसी कंडीशन में 24 वीक तक भी क्या किया जा सकता है, एमटीपी किया जा सकता है। समझ में आया? तो ये पूरा केस था कि सबसे पहले 12 वीक तक अलाउ किया गया था, फिर 20 वीक तक हो गया, लेकिन कुछ ऐसे केसेस आए कि जो 24 वीक तक था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि अमेंडमेंट किया, एमटीपी बिल में अमेंडमेंट हुआ और बोला कि 24 वीक तक अलाउ किया जा सकता है। समझ में आया? अब देखो उसी चीज़ के मैं यहाँ पे आपको एक कॉपी दिखा रहा हूँ, ये देखो जो एनसीईआरटी में नया ऐड हुआ है। देखो थोड़ा सा मतलब पिक्चर जो है थोड़ा सी वो बहुत मतलब इनलार्ज नहीं मिल पाई मुझे, लेकिन आप इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा। देखो, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 2017, मैंने आपको बताया ना 2-3 साल पहले ऐसा हुआ था, 2017, ठीक है, was enacted by Government of India with the intention of reducing the incidence of illegal abortion and consequent maternal mortality। maternal mortality मतलब फीमेल जो वीमेन है, जो प्रेग्नेंट वीमेन है, उसकी डेथ हो जाना, उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी। एंड मोर्बिडिटी मतलब उसके साथ साथ और भी उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अ प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड ऑन अ सर्टेन कंसीडर्ड ग्राउंड विद इन 12 वीक। फर्स्ट 12 वीक मतलब जो फर्स्ट 12 वीक होता है उसमें टर्मिनेशन होना चाहिए, ठीक है। ऑन द ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, इफ़ द प्रेगनेंसी हैज़ लास्टेड मोर देन 12 वीक। अब देखो सबसे पहले 12 वीक तक था, अब अगर मोर देन 12 वीक हो जाए देन, बट फीवर देन 24 वीक, ये लगभग 20 वीक तक था, ठीक है, फीवर मतलब 20 वीक तक। टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट बी ऑफ द ओपिनियन, तो इनके जो प्रैक्टिशनर थे मतलब मेडिकल जो प्रैक्टिशनर थे उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, मस्ट बी द ओपिनियन फॉर्म्ड इन गुड फेथ दैट द रिक्वायर्ड ग्राउंड एग्जिस्ट। ऐसी कंडीशन होती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि 12 वीक से ज़्यादा हो गया हो, 24 वीक से कम हो, तो ऐसी कंडीशन में एमटीपी अलाउ की जाए कि ना की जाए, ठीक है। तो ग्राउंड फॉर सच टर्मिनेशन, अब देखो अलाउ तो कर दिया लेकिन उसके कुछ ग्राउंड कर दिए, क्राइटेरिया बना दिया कि इन्हीं दोनों क्राइटेरिया में ऐसा हो सकता है। अब देखो पहला क्राइटेरिया देखो क्या है, द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वीमेन और ग्रेव इंजरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ। या तो उसकी कोई फिजिकल या मेंटल हेल्थ ऐसी नहीं है, ठीक है, कि वो कंटिन्यू कर पाए, और या तो वो उससे उसकी मतलब हेल्थ पे रिस्क आ जाए, उसकी हेल्थ ख़राब हो जाए, उसकी डेथ होने के चांसेस रहें। ऐसी कंडीशन में ये ग्राउंड दे दिया गया कि इस ग्राउंड पे एमटीपी अलाउ कर दी जाए 24 वीक तक भी। उसके बाद सेकंड है, देयर इज़ ए सब्सटेंशियल रिस्क दैट द ऑफ द चाइल्ड वर बॉर्न। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर नोटिस कर लिया जाता है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझो जो मैं बोल रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि आपको एमनियोसेंटेसिस पता है, एमनियोसेंटेसिस के थ्रू या वैसे भी अगर मतलब फैमिली में ऐसा कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो चाइल्ड के अंदर भी जेनेटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर देखा गया कि चाइल्ड जो जिसकी बर्थ होने वाली है उसके अंदर कोई ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं करेगा, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इम्पार्शियल मतलब वो इम्पेयर्ड होगा बहुत सारी कंडीशन में, उसके हाथ पैर नहीं काम करेंगे, उसकी आईज़ नहीं होंगी, ऐसी बहुत सारी कंडीशन जब ऑब्जर्व की जाती है, तो ऐसी कंडीशन पे भी गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि इट वुड सफ़र फ्रॉम सच फिज़िकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटीज़। जैसे मैंने अभी बताया, हाथ पैर नहीं काम करेंगे, उसका मेंटल लेवल ही नहीं होगा, मतलब उसको कुछ बोलेगा ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मेडिकल टर्मिनेशन अलाउ कर दिया जाए। समझ में आया? तो दो कंडीशन ऐसी गवर्नमेंट ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बना दी कि इन दो क्राइटेरिया के बेसिस पे इफ़ द फीटस इज़ मोर देन 12 वीक, तो 12 वीक से ज़्यादा का है तो ऐसी कंडीशन पे उसका रिमूवल पॉसिबल है। लेकिन इन दोनों कंडीशन मतलब उसकी प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, ठीक है, उसकी प्रॉपर फाइलिंग होगी, ठीक है, उसके प्रॉपर एविडेंस होंगे कि हाँ इन्हीं दोनों क्राइटेरिया के बेसिस पे आपने एमटीपी परफॉर्म किया है। समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि इसका मिसयूज़ काफ़ी होता है। जैसे मिसयूज़ क्या हो सकता है कि सपोज़ अगर किसी को पता लग जाए, ठीक है, अगर किसी को पता लग जाए कि देयर इज़ ए फीमेल मतलब जो फीटस है वो फीमेल फीटस है, तो आपको पता है कैसे पता लग सकता है, एमनियोसेंटेसिस के थ्रू, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि जब उनको बाद में पता लग गया कि फ़ीमेल फीटस है, ठीक है, जो फीटस है वो क्या है, फीमेल है, जो फीटस है वो क्या है,
फीमेल है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि इस फीटस को क्या करते हैं, रिमूव करवा देते हैं, मतलब एमटीपी करवा देते हैं, ठीक है। और एमटीपी ये एमटीपी क्या है, इल्लीगल, क्योंकि इसमें ना ही कोई मेडिकल ग्राउंड है, ठीक है, इसमें तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। फीमेल अगर है तो आप उसको टर्मिनेट करवा दे रहे हो, ठीक है। ऐसी कंडीशन को रोकने के लिए ही ये सारे अमेंडमेंट किए गए, इतने सारे नॉर्म्स बनाए गए। समझ में आ गया? तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा पूरी तरह से कि एमटीपी क्या है। एमटीपी को गवर्नमेंट ने कब तक अलाउ किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको 1-2 केसेस बताए कि ऐसे केसेस आए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जब उसके बारे में डिबेट हुआ, जब मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स थे उनसे जब बात हुई, तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप 2 ग्राउंड पे मेडिकल टर्मिनेशन को अलाउ कर दीजिए। वो दोनों ग्राउंड ये हैं, ठीक है, इसको नोट कर लेना। ये जो नई एनसीईआरटी है उसमें ये ऐड हो चुका है, ठीक है, क्योंकि पहले ये ऐड नहीं हुआ था। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, हाउ द एमटीपीज परफॉर्म प्रोसीजर। देखो मैंने आपको बताया था ना कि 2 तरह से परफॉर्म किया जा सकता है। मेडिकल एबॉर्शन होता है, मेडिकल एबॉर्शन मोस्टली जैसे अगर 2 वीक्स का है या 10 वीक्स का है, इस तरह से अगर है, मतलब 1 मंथ बिफोर 1 मंथ है, तो आई थिंक मेडिकल एबॉर्शन इज़ वेरी इजी, ठीक है। देयर आर सम मेडिसिन अवेलेबल, दोज आर नोन एज एबॉर्शन पिल, जिनको हम पिल्स बोलते हैं, ठीक है, एबॉर्टिव पिल बोलते हैं, एबॉर्शन पिल्स बोलते हैं, उनको दे दिया जाता है। लेकिन दैट शुड बी गिवन अंडर द सर्विलांस ऑफ द फिजिशियन। वो फिजिशियन के सर्विलांस में रहे, मतलब उसकी देखरेख में रहे। ऐसा नहीं कि कोई भी ला के दे दे, क्योंकि उसकी हेल्थ वहाँ पे पुअर हो सकती है, ठीक है, डेथ भी हो सकती है। तो मेडिकल एबॉर्शन हमेशा होना तो चाहिए, लेकिन किसके सर्विलांस में होना चाहिए, फिजिशियन के सर्विलांस में होना चाहिए। अब अगर मेडिकल एबॉर्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीक ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है, ग्रोथ ज़्यादा हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में सर्जिकल एबॉर्शन होता है। इसमें सर्जरी की जाती है, कई तरह की सर्जरी होती है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि साइज़ क्या है फीटस की, ठीक है। कुछ सर्जरी में तो अगर जो इम्प्लांटेशन है वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं हुआ है, तो उसको आराम से उसको रिमूव कर देते हैं, उसको इवैक्यूएट कर लेते हैं। कुछ कंडीशन में प्लेसेंटा भी फॉर्म हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में प्लेसेंटा को भी निकालना होता है, ठीक है। प्लेसेंटा को निकाल लेना, उसको इवैक्यूएट करना, ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर होता है। दैट्स वाई इट शुड बी डन इन द गुड हॉस्पिटल्स, जहाँ पे एक्सपर्टीज़ हो, जहाँ पे उस फील्ड में काफ़ी एक्सपर्ट हो, उन्हीं के थ्रू ये परफॉर्म करना चाहिए। नहीं तो इसके लिए कंफर्म ये फैटल हो जाएगा, ठीक है, डेथ भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इसमें, ठीक है। तो क्लियर, एमटीपी में रिस्क भी बहुत है। अब देखो मिसयूज़ क्या है, आपको मैंने अभी बताया था ना कि मिसयूज़ क्या है। एक तो ये अनक्वालिफाइड क्वैक से, मतलब ग्रुप से नहीं होना चाहिए, जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम से अनक्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए जो ये परफॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इलीगल जो फीमेल फीटिसाइड है उसके नंबर क्योंकि बढ़ रहे हैं, इसीलिए एमटीपी के ये सब मिसयूज़ हो सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो क्लियर हो गया एमटीपी के बारे में। आज का बड़ा टॉपिक था ये, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ ना क्लियर हुई होगी तो प्लीज़ एक बार और वीडियो को देख लेना, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेश्चन होगा, तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली आई विल क्लियर योर डाउट, ठीक है, आपके डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा। तो आज हमने सर्जिकल मेथड पढ़ा। सर्जिकल मेथड में बताया मैंने कि दैट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, वो एक तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कंसीडर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, क्लियर है। तो नाउ एंडिंग दिस सेशन, इस सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ। और वट एवर इन्फॉर्मेशन यू आर गेटिंग फ्रॉम हेयर टुडे, यू विल राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स दैट इट इज़ यूजफुल फॉर यू और नॉट। आर यू लर्निंग something different from on this platform or not, and please press the like button पे ज़रूर प्रेस करना। with this thought I am ending this session. Stay at your home, stay safe. जय हिंद, जय भारत।